राजनीति विज्ञान के सभी छात्रों को बाबूलाल जी की ओर से नमस्कार। बच्चों, आपको हम हमारी जो पहली किताब है राजनीति विज्ञान की अवधारणा, आज हम उसके पहले चैप्टर से पार्ट फर्स्ट से पहला अध्याय जो है न्याय न्याय के बारे में आपको हम समझाएंगे और उसी के नोट्स में आपको मोबाइल के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप समय समय पर इन नोट्सों को देखें और इन नोट्सों को अपनी कॉपी में लिख लें और लिखकर अध्ययन करें। तो उस हिसाब से आपको न्याय का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस। प्राचीन समय से ही मनुष्य में न्याय के लिए सदचरित्र पर आधारित न्याय माना जाता है और भारत में धर्म को भी मान्यता दी है। सदचरित्र एवं धर्म दोनों ही कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। अर्थात प्लेटो के अनुसार मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करे एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। प्लेटो ने एक और परिभाषा दी है, न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। मनुष्य सबकी भलाई में अपनी भलाई ढूंढे। न्याय मनुष्य का निजी चारित्रिक गुण है। साथ ही साथ न्याय सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक निर्णय को भी प्रभावित करने वाला तत्व है। इसी में इबेस्टिन ने अपनी परिभाषा दी है, न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में सभी तत्व निहित है तथा प्लेटो और विस्तार से इसकी परिभाषा देता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के तीन गुण, मनुष्य की आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। तीनों अंश ही है। जो तीनों गुण हैं वे है तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। ये तीनों ही तीन वर्ग बनाते हैं। जैसे पहला तृष्णा है, इसमें शासक या अभिभावक वर्ग आता है, जिनमें बुद्धि का सर्वाधिक अंश पाया जाता है, सर्वाधिक अंश पाया जाता है। दूसरा है सैनिक वर्ग, शौर्य या शौर्य से संबंधित अंश इसमें पाया जाता है। तीसरा है उत्पादक वर्ग, जो तृष्णा से संबंधित है। तृष्णा का सर्वाधिक अंश इसमें उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। राज्य तीनों ही वर्गों को सामान्य रूप से समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। तीनों ही वर्ग अपने अपने कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। अब अरस्तु ने भी इसकी परिभाषा दी है। अरस्तु जो दार्शनिक हैं राजनीति विज्ञान के, वो प्लेटो के शिष्य हैं और प्लेटो ने के जो शेष ज्ञान रह गया था उसका इन्होंने अध्ययन करके आगे बढ़ाया था। अरस्तु पद और प्रतिष्ठा एवं धन संपदा का वितरण अंक गणित के अनुसार नहीं होना चाहिए, रेखा गणित के अनुपात में होना चाहिए। अर्थ यह है कि सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अनुसार दो प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अरस्तु के अनुसार दो प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। उसमें पहला है वितरणात्मक राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात योग्यता अनुसार पद व उत्तरदायित्व और पात्र को संपदा मिले। जो पद के अनुसार है उस पद के अनुसार ही उसको संपदा मिलनी चाहिए, उसकी योग्यता जो है उसके अनुसार ही उसको अपनी संपदा मिलनी चाहिए। ये अरस्तु बताते हैं। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। पहला तो था वितरणात्मक में योग्यता एवं
पद एवं उत्तरदायित्व के अनुसार धन संपदा मिले, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों के अधिकार के अनुसार होने वाले जो उनकी रोकथाम हो, अधिकारों के हनन में जो होता है, उन अधिकारों के हनन की रोकथाम हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान एवं संपत्ति की रक्षा हो। इसको राज्य की सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था कहा गया है। ये अरस्तु के अनुसार 2 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। फिर है आगे हम देखेंगे तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, यानी आधुनिक काल, मध्यकाल, और ये 3 प्रकार के काल हैं। उसमें से मध्यकाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें मध्यकाल में न्याय की क्या व्यवस्था थी। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी, जिसमें थॉम्स एक्वांस के अनुसार परिभाषा है, न्याय एवं व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में निहित है, जिसकी व्यवस्था मांग करती है। ये मध्यकाल की परिभाषा जेम्स थॉम्स ने दी थी, और उनके अनुसार ये है कि जो न्याय की व्यवस्था है, जो अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत हो सके, अपने कर्तव्यों का पालन हो सके, इसमें ये व्यवस्था निहित की गई है। फिर है आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा की जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, उसमें डेविड ह्यूम प्रथम है, न्याय नियमों का पालन है, संबंधित सर्वहित पर आधारित है, सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को ही न्याय का एकमात्र स्रोत माना गया है। फिर दूसरी परिभाषा है बेरम बेंथम के अनुसार, सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं इत्यादि की वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, उनका जो वितरण है वो उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। जिसका गुण, जिसको ज़रूरत ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा अधिकतम आवश्यकता है, वहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए। इसका गुण यह है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये आधुनिक काल की न्याय संबंधी अवधारणाएं हैं। और इसमें तीसरे विद्वान की परिभाषा जो है वो जॉन रॉयल के न्याय संबंधी विचार हैं। जॉन रॉयल के अनुसार अपनी पुस्तक में थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि संवैधानिक लोकतंत्र में 2 मौलिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की गई है। अधिकतम स्वतंत्रता पहली, एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अर्थात एक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता दी जाती है तो अन्य को भी व्यापक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये पहली है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जानी हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके हित में हो। ये तीसरी इसकी अवधारणा है। और भारतीय राजनीति चिंतन में न्याय, अब वर्तमान में जो भारतीय राजनीति के चिंतन में जो न्याय की व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में, अगले टॉपिक में कर रहे हैं। भारत का राजनीतिक चिंतन प्लेटो के न्याय से मिलता जुलता है। सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है तथा धर्म मनुष्य के कर्तव्य, अधिकारों एवं विशेष अधिकारों की उत्पत्ति की पालना में निहित है।
न्याय के विविध रूप। न्याय के दो रूप बताए गए हैं, नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। प्राकृतिक नैतिक न्याय में देखिए, प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय माना जाता है। यानी प्रकृति के अनुसार छोड़ दिया जाए और प्रकृति के अनुसार ही जीवन व्यतीत हो, ये नैतिक न्याय कहलाता है। व्यक्ति का आचरण सदाचारी हो और नैतिक न्याय की अवस्था का सदाचारी हो तो ये नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। सत्य, करुणा पर आधारित वचन, उदारता आदि इसके नैतिक सिद्धांत के गुण हैं। फिर दूसरा है कानूनी न्याय। इसमें सरकार के द्वारा निर्मित कानून न्याय प्रदान करता है, उसी के अनुसार न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन होने पर निष्पक्ष रूप से दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके अक्सर, हाँ। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको कल डाल दिया जाएगा।